नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ का मुंह तोड़ जवाब। अरे ओ सासू जी, सारी जायदाद अकेले ही हड़प लोगी क्या? हमें भी कुछ दे दो। हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ तो तरस खाओ हम पर भी। वैसे ये सारी जायदाद तुम अपनी दहेज में लेकर तो नहीं आई थी। इस पर हमारा भी हक है। बहू के बातों को सुनते हुए एकाएक कड़कती आवाज में अंजना जी ने कहा, बिल्कुल नहीं बहू रानी, तेरे जैसे बहुओं के लिए मेरी जायदाद में 1 रुपया का भी हक नहीं है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, तेरे बाप दादा का राजपाट नहीं जो तुम अपना हिस्सा लेने के लिए मुंह खोल रही हो। मेरे पैसों पर अपना आंख गड़ाए हुए हो, पर मेरे प्रति अपना जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती। मेरे खाने पीने और तबीयत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और मेरी दौलत चाहिए बिल्कुल भी नहीं। बहू, ठीक है माँ जी, अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी, आपका ख्याल रखूंगी। हम लाचार बहू पर तरस खाओ, हमारे साथ ऐसा मत करो। नहीं बहू, अब मुझे तेरी सेवा मेवा की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मेरी सेवा करनी थी तब तो तुमने मुझ पर बहुत जुल्म किए। आज भी मुझे वो सारे दिन याद है। मेरे मरते दम तक मैं उन दिनों को भूल नहीं सकती। इतना कहते हुए अंजना जी अपने अतीत के गलियारों में खो गईं कि कैसे उनके बहुओं ने उन पर जुल्म सितम किए थे, और उन्हें वो दिन याद आया जब उनकी छोटी बहू नमिता ने उनसे कहा कि यह ले बुढ़िया, पीहू को रबड़ी खिला दे, और खबरदार जो खुद खाया तो। तभी अंजना जी अपनी बहू नमिता से कहती हैं, अरे बेटी, रबड़ी बनाया है क्या? थोड़ा मुझे भी दे दे, मुझे बहुत पसंद है। वारे बुढ़िया, इतने सालों से हमारी कमाई खाकर चैन नहीं मिल रहा है, जो अब रबड़ी भी खानी है। बहू, ऐसा मत कहो, इतने सालों से इस घर में गधों की तरह बोझ भी ढोया है, उसके बदले 2 सूखी रोटी ही तो खिलाई है तूने। कोई बात नहीं, रबड़ी मत दे, बस उसका पतीला ही दे देना, मैं चाट लूंगी, उसी में संतुष्ट हो जाऊंगी। रबड़ी का पतीला तुझे चाटने दूं बुढ़िया? बड़ी आई रबड़ी खाने वाली, जो मिल रहा है उतने में ही संतुष्टि कर ले, वरना। नमिता के इतना कहते ही अंजना जी बोल पड़ी, नहीं नहीं बहू, नहीं चाहिए मुझे रबड़ी, दे इसे मैं पीहू को खिला देती हूँ। जब अंजना जी पीहू को खिला रही थी तो पीहू उछल कूद कर रही थी। बेचारी बुढ़िया कब तक दौड़ती, वह पीहू को खिलाने जैसे ही जाती, पीहू दौड़ भाग करती। ऐसा करते करते पीहू के हाथ से रबड़ी की कटोरी लग जाती है, और पूरा का पूरा रबड़ी जमीन पर गिरकर बिखर जाता है। रबड़ी के गिरते ही नमिता दौड़कर बाहर आती है, और न आओ देखी न ताओ, गुस्से में अंधाधुंध अंजना जी को पीटना शुरू कर देती है। इतना करने के बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह कैंची लाकर उनके बाल काटने लगती है। बहू छोड़ दे, मेरी गलती नहीं है, वह बच्ची का हाथ लगकर रबड़ी गिर गया, माफ कर दे मुझे, अंजना जी गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी। बुढ़िया, तुझे रबड़ी खाने को तो नहीं दिया तो गिरा दिया, सोचा होगा मैंने जब नहीं खाया तो किसी को खाने नहीं दूंगी, और मुझसे बहाना बनाकर बच जाएगी, यह सोचा था ना। आज तो तुझे इतना मारूंगी कि तू अगली बार कोई बहाने बनाने से पहले तेरी 7 पुश्तें कांप जाएंगी, समझी? और फिर नमिता अंजना जी पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगी। जब नमिता थक गई तो वहां से चली गई, पर अंजना जी वहीं बेजान पड़ी रही, क्योंकि उनके शरीर में हिम्मत ही नहीं बची थी कि वह वहां से उठकर चल पाएं। काफी रात हो गई, पर अंजना जी को बदन दर्द से नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उनकी आंख लगी ही थी कि अचानक पानी अपने ऊपर गिरने से उनकी नींद खुल गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि नमिता उनके ऊपर एक मग पानी फेंक रही है। अंजना जी उठने की कोशिश करती हैं,
पर वह उठ नहीं पाती हैं। पूरे बदन में दर्द होने पर नमिता के आतंक से वह सो भी नहीं पा रही थी। उठ जा बुढ़िया, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं मारा था मैंने। चल अब जल्दी से कल रात के बर्तन साफ करके नाश्ता बना, और हाँ, पहले खुद ही मत ठूसने बैठ जाना, वरना याद रखना। नमिता अपनी अंगुली से बालों को घुमाते हुए वहां से चली गई। अंजना जी किसी तरह उठती, पर वह किसी भी हालत में खड़ी नहीं हो पा रही थी। उन्हें अपने पैरों में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। हजार कोशिश के बाद भी जब वह उठने में नाकाम रही तो उन्होंने नमिता को आवाज लगाई। नमिता अंजना जी की आवाज से दंदनाती हुई आई और कहा, क्या हुआ, क्यों नाक में दम कर रखा है? बहू, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे पैरों में मानो कोई जान ही नहीं है। सब जानती हूँ, यह सब तेरे काम न करने के हजार बहाने हैं। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब बड़े जेठ जी के पास से तुम्हें लाने का सोचा था। मुझे तो लगा था कि तुम अपने सारे धन दौलत के साथ यहाँ आओगी, पर वह सब तुमसे पहले ही जेठ जी हथिया चुके और भेज दिया इस बूढ़ी गाय को मेरे पास। बहू, तेरी जेठानी भी मुझे कोसती पिटती थी, सोचा तेरे पास कम से कम प्यार मिलेगा, तू तो मेरा दर्द जरूर समझेगी। पर अब समझ आ गया है, बूढ़ी गाय की कोई कदर नहीं होती। बस जब तक वह दूध देती है और लोगों के काम आती है, तब तक उसकी परवाह करते हैं, वरना किसी तरह उसे बस पिटना ही होता है। सुन बुढ़िया, अपना सामान बांध ले, तुझे अभी चलना है मेरे साथ। नमिता के यह कहते ही अंजना जी बोली, कहाँ चलना है बहू? मेरे बड़े बेटे के पास छोड़ने जा रही हो, वापस क्या? नहीं भला, जेठ जी क्यों रखेंगे तुमको अपने पास? उन्होंने तो अपना पीछा छुड़ा लिया आपसे, बस अब किसी तरह मेरा पीछा भी छूटे तो शांति मिले। पर बेटा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, ऐसी हालत में तू मुझे कहाँ ले जा रही है? अंजना जी ने पूछा। तो नमिता ने कहा, इसलिए तो तुम्हें ले जा रही हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब बेकार हो गई हो, मुफ्त में तो तुम्हें पालने वाली नहीं, इसीलिए कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। कह नमिता वहाँ से निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो साथ में एक व्हील चेयर लेकर आई और कहा, चल बुढ़िया, बैठ इस पर। बहू, मेरी कमर में काफी दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मेरे पैरों को भी अचानक से कुछ हो गया है। हाँ, तुम्हारे सारे दर्द का इलाज ही लेकर आई हूँ, इस पर बैठो। पहले उसके बाद नमिता अंजना जी को लेकर मंदिर में पहुँचती है और उन्हें वहीं छोड़ आती है। सुन बुढ़िया, चुपचाप यहीं बैठे रहना, जब तक कोई आकर तुम्हें ले न जाए, और कोई भी कुछ पूछे तो खबरदार जो मेरा नाम और मेरा एड्रेस बताया, कह देना तुम्हारा कोई सगा नहीं है इस दुनिया में, तभी तुम्हें छत और रोटी नसीब होगी, वरना मेरे यहाँ आकर तुम्हें क्या मिलेगा वो तो तुम जानती हो। अंजना जी को नमिता की इस बातों से झटका लगा। वो सिर्फ रोए जा रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बहू उन्हें बेसहारा छोड़कर जा रही है। बड़ा बेटा है जिसने तो कब का मुंह फेर लिया, और अब दूसरे बेटा बहू भी उनसे पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। अंजना जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। वह उनके पति की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि पहली पत्नी अपने छोटे बेटे को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। अंजना जी शादी करके ससुराल पहुंची तो दोनों बच्चों को गले से लगा लिया था और खुद मां ने बनने का फैसला ना किया। पर सौतेली माँ कितना भी कर ले, लेकिन रहती सौतेली ही है। यही बात अंजना जी की ननद ने अमर और विक्रम के दिमाग में बैठा दी, जिस कारण वह अंजना जी के करीब नहीं आ पाए। अंजना जी के पति चाहकर भी बच्चों को समझा नहीं पाए थे और बहुत उदास और बीमार रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने भी यह दुनिया को अलविदा कर दिया। अंजना जी ने
दोनों बच्चों को मजदूरी करके शादी करवाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी अमर और विक्रम के दिल में जरा सा भी अंजना जी के लिए प्यार नहीं जागा। और दौलत के लालच में एक दिन विक्रम की पत्नी नमिता ने अंजना जी को अपने पास ले आई थी, मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी यह दुर्दशा हो जाएगी। अंजना जी सोची, यह है मेरे बच्चे जिनके लिए पूरी दुनिया से अकेले लड़ी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, फिर भी उनका चेहरा देखकर खुद को मजबूत बनाकर अकेली हर परिस्थितियों का सामना किया और आज उसी का यह इनाम मिला है। खैर, अंजना जी के आंसू नमिता के कठोर दिल को पिघला तो नहीं पाई और नमिता अंजना जी को वहां छोड़कर चली गई। कई घंटे मंदिर के पास बैठी रहने के बाद एक लंगड़ा वहां आया और उसने अंजना जी से वहां बैठे रहने का कारण पूछा। अंजना जी किसी को तो सब कुछ बताकर अपना मन हल्का करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उस लंगड़े को बता दी। लंगड़े ने कहा, चिंता मत करो, तुम उस घर में जाओ, वहाँ एक वृद्ध आश्रम है, वे लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर वहाँ तुम्हें चलकर जाना होगा या व्हील चेयर वहाँ नहीं घुसेगा। उस लंगड़े ने कहा, पर मेरी कमर टूटी हुई है, मैं शायद खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, तो चलकर कैसे जाऊंगी? अंजना जी ने कहा। तब उस लंगड़े ने कहा, तुम मेरी बैसाखी लेकर जाओ, तब तक मैं इस चेयर पर बैठता हूँ और जब तुम्हारी बात अंदर बन जाए तो आकर मेरी बैसाखी देकर अपना चेयर ले जाना। उस लंगड़े ने कहा। एक लाचार बेबस बुढ़िया दुनिया के प्रपंच को समझने की हालत में कहाँ थी। उसने उस लंगड़े की बात मान ली और जब वह उस घर के अंदर गई तो पता चला वहाँ कोई वृद्धाश्रम नहीं है और जब वह लड़खड़ाते हुए फिर वापस बाहर आई तो उसने देखा वह लंगड़ा उसके एकमात्र सहारे व्हील चेयर को लेकर भाग चुका है। अब अंजना जी को समझते देर नहीं लगी कि वह लंगड़ा उसे व्हील चेयर को लेने के लिए झांसा दे दिया। अंजना जी का मन मर जाने को कर रहा था। उस लंगड़े के दिए हुए बैसाखी के सहारे वह किसी तरह सामने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। वह घसीट कर वहां से गुजरने वाले हर एक राहगीर के पांव पकड़कर उनसे मदद मांगने लगी। वह दर्द के मारे छटपटा रही थी और वहां से गुजरने वालों से विनती कर रही थी अस्पताल ले जाने का, पर कोई उनकी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। लगभग इसी तरह कई घंटे बीत गए। तपती गर्मी, ऊपर से कमर टूटने का दर्द, यह सब झेल रही थी अंजना जी। फिर भी वे लोगों के आगे गिड़गिड़ाना बंद नहीं कर रही थी। ये बेटा, वो बेटी, मेरी मदद कर दो, किसी सरकारी अस्पताल तक मुझे छोड़ दो, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मर जाऊंगी बेटा, मेरी मदद कर दो। यह सब अंजना जी लगातार कहे जा रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के वहां आए। अंजना जी उनके पास भी घसीटते हुए पहुंची, जिस पर एक लड़का कहता है, रुको दादी, मैं आपको कुछ खाने को देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरी कमर टूटी हुई है और इसका दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे एक सरकारी अस्पताल में छोड़ दो। अंजना जी ने कहा, पर दादी, आप ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हैं? उनमें से एक लड़के रविंद्र ने पूछा। पहली बार उस लंगड़े को अपनी कहानी बताकर पछताई थी, इसलिए अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा, बेटा, यही सड़क पर एक गाड़ी वालों ने टक्कर मार दी, ले चलो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ दादी, जरूर ले चलूंगा, आप बैठो गाड़ी में। यह कहकर रविंद्र और उसके दोस्त अंजना जी को एक अस्पताल ले जाते हैं। बेटा, यह तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है, मैंने तो सरकारी अस्पताल कहा था ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दादी, आप अंदर चलिए और पैसों की चिंता मत कीजिए, आपका दर्द अगर कम कर सकूं तो समझूंगा आज मेरा जन्मदिन सफल हो गया।
बेटा, तुम्हारा आज जन्मदिन है। हाँ दादी, वही सेलिब्रेट करने हम बाहर निकले थे। जुग जुग जियो बेटा। उसके बाद सभी अंदर गए और डॉक्टर ने रविंद्र से कहा, लगता है इनको किसी ने खूब पीटा है, जिसकी वजह से उनकी ना सिर्फ कमर टूटी है बल्कि पैरों की नसों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उनके काफी टेस्ट करवाने होंगे, फिर जाकर इलाज कर पाएंगे। आपको जो सही लगे वह कीजिए डॉक्टर, बस इनका दर्द कम होना चाहिए। रविंद्र ने डॉक्टर से जब कहा तो अंजना जी भी सुन लेती हैं और रविंद्र से कहती हैं, बेटा तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। पर इस अस्पताल का खर्चा काफी हो जाएगा और तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो यह लोग बिना पैसे के मुझे छोड़ेंगे भी नहीं, जो कि मेरे पास नहीं है। तो बेटा तुम सिर्फ डॉक्टर से बोल दो कि मुझे दर्द की कुछ गोलियां दे दे, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। दादी, मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं भागूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने माता पिता को यूं छोड़ दे। बड़े खुशकिस्मत है वह माता पिता जिसने तुझ जैसे इंसान को जन्म दिया, वरना मेरी जैसी औलाद। यह कहकर अंजना जी फूट फूट कर रोने लगी। रविंद्र ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। करीब 15 दिनों बाद अंजना जी का इलाज करवाकर रविंद्र उनको अपने घर ले गया। वह घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उस घर के आगे अंजना जी के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। यह देखकर अंजना जी चौंक जाती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं कि शायद उसके माताजी का नाम होगा। रात में रविंद्र ने पूछा, दादी आपका यह हाल कैसे हुआ? मतलब आपके परिवार वालों में कौन कौन है? क्या बताऊं बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा पहले ही मुझसे नाता तोड़ लिया क्योंकि मैं बुढ़िया उसे बोझ लगने लगी थी, पर मेरी छोटी बहू नमिता अपने साथ मुझे ले गई तो उसने भी मेरा वह हाल किया कि न तो ही रही थी और ना ही मर ही रही थी। इसके बाद अंजना जी ने अपनी पूरी कहानी रविंद्र के सामने खोल दी। अब तो बस अपने मरने का इंतजार है ताकि इन सब दुखों से मुक्त हो जाऊं। ऐसे कैसे मरेंगी दादी? आप अपने गुनाहगारों से बदला नहीं लेंगी? रविंद्र ने जब कहा तो अंजना जी बोल उठी, अब अपने बच्चों से एक माँ बदला लेगी? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हाँ दादी, आपके बच्चों ने न सिर्फ आपके ऊपर अत्याचार किया बल्कि आपके जीवित रहते हुए भी आपका श्राद्ध कर डाला और तो और आपके मरने की खुशियां भी मना ली। ऐसे बच्चों को सबक सिखाना तो बनता है ना। रविंद्र के इस बात से अंजना जी चौंक जाती हैं और इससे पहले वह कुछ बोलती रविंद्र कहता है, दादी मैं सोनू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचानती भी कैसे, जब मैं छोटा था तभी चाची आपको पापा के पास से ले गई थी और उसके बाद मैं बाहर पढ़ने चला गया। मैंने कई बार पापा से आपसे मिलवाने की बात कही, पर पापा ने हर बार टाल दिया। जब मेरी नौकरी लगी और मैं घर आया तो देखा चाचा पापा के साथ मिलकर आपकी श्राद्ध के काम कर रहे हैं। पर उस दिन आपको उस हाल में देखकर मुझे उनकी असलियत का पता चल गया। पापा और चाचा इतने नीचे गिर जाएंगे सोचा नहीं था। अंजना जी अभी भी रविंद्र को गौर से देखे जा रही थी। फिर रविंद्र को गले से लगा लेती हैं। सोनू, तू मेरा छोटा सा सोनू है। यह कहकर अंजना जी रोने लगी और फिर कहने लगी, किसने सोचा था कि नमिता मुझे यूं छोड़कर जाएगी और मैं बरसों बाद अपने सोनू से मिलूंगी, वह भी ऐसी हाल में। पता है सोनू, मैंने न जाने कितने लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। शायद तुझसे ही मिलना आज मेरा लिखा था, इसीलिए और किसी ने मदद नहीं की। दादी, अब आप चिंता मत कीजिए, चाचा और पापा को मैं सबक सिखाऊंगा। आप तो बस अब आराम से रहिए, यह आपका ही घर है। क्या सच में बेटा? हाँ दादी,
बाहर जो आपके नाम का बोर्ड लगा था, आप बोर्ड नहीं देखे? यह बंगला मैंने आपके ही नाम से लिया है। दादी, आपके गुनाहगारों को सजा मैं दिलवाऊंगा। अगले दिन रविंद्र वापस गांव के घर जाता है और अपने पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है और वहीं ठहर जाता है। यह देखकर उसके माता पिता बड़े खुश होते हैं कि उनका बेटा उनके पास लौटकर आ ही गया। पर एक दिन रविंद्र और उसके पापा अमर नाश्ता कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रविंद्र के पापा देखते हैं तो एक कुरियर वाला एक लिफाफा लिए खड़ा होता है। रविंद्र के पापा अमर जब वह लिफाफा खोल कर देखते हैं तो वह तुरंत किसी को फोन करता है। रविंद्र यह सब कुछ खामोशी से देख रहा होता है और ऐसे जताता है कि उसका ध्यान कहीं और है। हेलो विक्रम, गजब हो गया, माँ को ढूंढना पड़ेगा, तुम जल्दी घर आओ। थोड़ी देर बाद ही विक्रम और नमिता आ जाती हैं। विक्रम और नमिता को लेकर अमर अपने कमरे में जाता है। रविंद्र भी चुपके से उनकी बात सुनने के लिए दरवाजे के बाहर कान लगाए खड़ा हो जाता है। विक्रम, माँ के नाम पर 70 लाख की पॉलिसी मैच्योर हुई है, पर वह निकालने के लिए उनके दस्तखत चाहिए होंगे, क्योंकि माँ पहले मेरे साथ रहती थी, इसीलिए मेरे पते पर यह लिफाफा आया। पर माँ को कहाँ ढूंढेंगे, और ढूंढ लिया भी तो लोगों को क्या कहेंगे, उनका श्राद्ध तो कर चुके हैं हम लोग। नमिता सबके सामने बोल पड़ी, तुम्हें लोगों को माँ की पड़ी है, मुझे तो बस पैसों की खुशबू आ रही है। एक बार वह बुढ़िया मिल जाए फिर तो कुछ भी कह देंगे लोगों को, पर हमारे इतने अत्याचार के बाद वह यह पैसे हमें देगी? नमिता ने कहा, बिल्कुल नहीं देगी, पर हमें भी तो आता है उनसे पैसे कैसे ऐंठना है। यह कहकर विक्रम और नमिता हंसने लगे। ठीक है भैया, पर अब उन्हें ढूंढे कहाँ? कुछ ही दिनों बाद रविंद्र सब सुनकर अंजना जी को जानबूझकर अपने पापा की गाड़ी के सामने लाकर खड़ा कर देता है और यह सब वह ऐसे दिखाता है जैसे वह इत्तेफाक से अमर की गाड़ी के नीचे आ गई। अमर कहता है, अरे माँ जी, आपको लगा तो नहीं? जैसे ही वह उन्हें उठाने लगा, अचानक से अपनी माँ को देखकर खुशी से उछल पड़ता है और उन्हें बड़े प्यार से गाड़ी में बैठाकर घर ले आता है। फिर नमिता और विक्रम को यह खुशखबरी देता है। नमिता दौड़ती हुई घर आती है और माँ को गले लगाकर कहती है, कहाँ चली गई थी माँ आप? अंजना जी को तो सब पहले से ही पता था रविंद्र की चाल, इसीलिए वह बस खामोश या सारा सीन देख रही थी। दोनों बेटे बहू वहीं खड़े थे। फिर विक्रम कहता है, माँ हमें तो लगा था। अच्छा छोड़ो, आपको सामने देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। अपनी खोई हुई माँ को सामने देखकर किसी अच्छा नहीं लगेगा, नमिता ने कहा। फिर विक्रम कहता है, माँ आपको कल बैंक चलकर एक कागजात पर दस्तखत करने होंगे। कौन से कागजात? मेरी पॉलिसी वाली। तुम लोगों ने इतना मेरा आवभगत किया है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोगों को इन चुपनी चुपड़ी बातों में मैं आ जाऊंगी तो यह तुम्हारी एक गलत फहमी है। अंजना जी ने कहा, हाँ हमारी गलती है जो आपसे इतने अच्छे तरीके से पेश आए। हमें तो पता ही है कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। चुपचाप साइन कर दे वरना, विक्रम और नमिता ने कहा और वह उठ खड़ी हुई अंजना जी पर अपना हाथ उठाने के लिए। बस पापा बस, बहुत हुआ, चला लिया हाथ और घुसे अब जेल में अपने हाथ पैर चलाना। दादी हमें इनका कबूलनामा और सबूत सब मिल गया है। अब से दादी आप सुकून से रह पाएंगी, क्योंकि अगर इन लोगों ने आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो यह जाएंगे जेल में। इनका पूरा वीडियो इन्हें जेल भेजने के लिए काफी होगा। रविंद्र ने कहा, यह सब क्या है रविंद्र? अपने पापा और चाचा से कैसे कैसे बात कर रहे हो?
अमर ने कहा, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है यह तो आपसे ही सीखा है ना पापा। वह तो शुक्र मनाइए कि आप लोगों की तरह मैं आप पर हाथ नहीं उठा रहा। रविंद्र के यह कहते ही अमर उस पर हाथ उठाने वाला ही होता है कि तभी रविंद्र अमर का हाथ पकड़कर कहता है, बस बहुत हो गया पापा। अब या तो आप दादी को पूरे सम्मान और सुकून के साथ दादी की पूरी जायदाद वापस करेंगे या फिर जेल में रहना पसंद करेंगे, या मैं आप पर छोड़ता हूँ। और चाची, आप कहाँ चली? आप भी दादी को परेशान करने में बराबर की हिस्सेदारी हैं। तो आपकी सजा यह है कि आप आज के बाद कभी भी दादी से मिलने की कोशिश मत करना। अमर ने डर की वजह से सब कुछ वापस कर दिया और सड़क के किनारे एक झुग्गी डालकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा था। तो उधर अंजना जी आराम से अपने बंगले में अपने पोते के साथ सुकून की जिंदगी बिता रही थी। एक दिन अंजना जी बोली, रविंद्र बेटा, पता नहीं तू मेरे ही पुण्य का फल है, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया और भगवान सचमुच होते हैं। अंजना जी कहते कहते रोने लगी तो रविंद्र ने दादी को गले से लगा लिया। विक्रम और नमिता ने कई बार अंजना जी से मिलने की कोशिश की, मगर रविंद्र ने अपने घर के चौकीदार को साफ हिदायत दे रखी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर घर के अंदर ना आने दिया जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।